उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हो गया है। चंपावत में बारात से लौट रही बारातियों से भरी बोलेरो हादसे का शिकार हो गई और अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी है। आपको बता दें कि बोलेरो में 16 लोग सवार थे, जिसमें 14 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर 11 शवों को खाई से बाहर निकाला है और दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा है। वहीं सीएम धामी ने भी राहत बचाव कार्य में तेजी के निर्देश दिए हैं। और चंपावत में हुए दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है और लिखा कि उत्तराखंड के चंपावत में हुई दुर्घटना हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। और प्रदेशवासियों को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बिजली महंगी हो सकती है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के लिए ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों ने प्रस्ताव भेजा है और यूपीसीएल ने 4.5% बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अभी इस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। आपको बता दें कि नियामक आयोग की ओर से मार्च में विद्युत दरों को लेकर अंतिम मुहर लगेगी। और वहीं राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के चल रहे कामों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी के कामों में सुस्त निर्माण को देखते हुए जनता को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन परियोजना में भ्रष्टाचार के चलते काम नहीं हो पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता परेशान है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अमित शाह जी कह के तो गए कि बहुत बड़े गड्ढे पड़े हैं, और ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो, ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3, साढ़े 3, 4 साल का समय बीत गया है। आज कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कत ही दिक्कतें हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। ये सहज ठीक ढंग से अगर काम करते, इनका लक्ष्य स्पष्ट होता, इनकी सोच स्पष्ट होती, भ्रष्टाचार की भावना इनके मन में निहित नहीं होती, तो ये काम अंजाम तक पहुंचता और अच्छा रिजल्ट देता। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आपसी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी के कई नेताओं ने मीडिया से भीतरघात के आरोप लगाए हैं और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी दिल्ली जाकर हाईकमान के सामने अपना पक्ष रखना पड़ा। और फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया कि प्रदेश में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने पार्टी के नाराज नेताओं को पार्टी फोरम में भी अपनी बात रखने की सलाह दी है। देखिए, उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को जानती है और हम आश्वस्त हैं। इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बन रही है। बाकी 10 मार्च को सब हम लोग सब जगह जीत रहे हैं। सभी जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत उत्साह है और मतदान भी इस बात का एक तरह से मैं कहूँ कि स्पष्ट प्रमाण है। जिस प्रकार से मतदान हुआ है, जिस प्रकार से लोगों ने उत्साह दिखाया है, पुनः भाजपा की सरकार आ रही है। हमने सभी से कहा है जिसको भी जो बात करनी है वो पार्टी फोरम पर बात करेंगे। और चुनाव के बाद राजनीतिक दलों की ओर से एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा जाता है। ऐसे में कई बार व्यक्तिगत तौर पर भी नेता एक दूसरे के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जो लोकतांत्रिक परंपरा के विपरीत होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत की तुलना कुत्ते से कर दी, जिसको लेकर हरीश रावत का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, चाहे मैं अच्छा हूं या बुरा, लेकिन एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। ऐसे में मेरी तुलना एक कुत्ते से की जाए ये ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरीश रावत की तरफ से जो भी बातें आई उसके दौरान उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड का भैरव हूं।
मुख्यमंत्री रहा था, चाहे अच्छा था बुरा था, राजनीतिक रूप से जैसा भी हो। और आप जो व्यक्ति जिस राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो उसको उसकी संज्ञा कुत्ते से देंगे। भले हमने कुत्ते को गरिमामयी, हमने कहा भाई ये गाँव का भैरव हुआ है, उत्तराखंड का भैरव हुआ। और प्रदेश में चुनाव बेशक ही बीत गया हो, लेकिन एक दूसरे पर टिप्पणियों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के बारे में कहा है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का एक गुण है कि वो विनम्र हैं। इसी पर सीएम धामी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि हरीश रावत कब क्या कह दे इसका कोई भरोसा नहीं है। देखिए, अब हरीश रावत जी कब क्या कह दें कोई भरोसा नहीं है उनका, और उनकी अगर वो ऐसा कह रहे हैं सोच रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अब उनके बयान भी बार बार बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि जो है मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, कभी कहते हैं दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, तो उनके बयानों में स्थिरता भी नहीं रहती है। ये तो उनका जैसे जैसे 10 तारीख आती रहेगी वैसे वैसे घटता चला जाएगा, और थोड़े दिनों की उनकी जो है ये खुशी है वो धीरे धीरे कम होने वाली है। उन्होंने अपना आडंबर इस तरह का बनाया हुआ, लेकिन अंदरूनी हकीकत अलग है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की यहाँ सरकार आने वाली, इसमें कोई संशय नहीं है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के लगभग 80 नेताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि खुद उत्तराखंड के चुनाव में तो बीजेपी मोदी जी के नाम पर वोट मांग रही थी, उन्हें ना अपने चेहरे पर और ना अपने कामों पर विश्वास था, और अब जनता और विपक्ष को बेवकूफ बनाकर उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार प्रसार की ड्यूटी लगाए जाने की झूठी बात फैलाई जा रही है। और वहीं उन्होंने कई और भी बातें कही। उन्होंने कांग्रेस पर भी पलटवार किया। बीजेपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अपना कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और चुनाव लड़ने की उन्होंने हिम्मत तक नहीं दिखाई। यहाँ उत्तराखंड में तो चुनावी वैतरणी पार लगाने के लिए मोदी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है उत्तराखंड के भाजपा के लोगों को, और उत्तर प्रदेश जा रहे हैं वहाँ के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। आपको उत्तर प्रदेश में जानता कौन है, पहचानता कौन है, आपके चेहरे के पर वोट कौन देने वाला है उत्तर प्रदेश में? या फिर आपने ऐसे ही कोई सत्कार्य किए होते, यहाँ उत्तराखंड के अंदर कोई मील के पत्थर साबित किए होते जहाँ आपको वोट मिलता, यहाँ आप निठल्ले साबित हुए, निष्क्रिय साबित हुए, तो वहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ समझा है क्या आपने कि यहाँ आप मोदी के नाम का, और आप ही नहीं, आम कार्यकर्ता नहीं, धन सिंह रावत मंत्री अपने वहाँ ये कहते हुए देखे गए विधानसभा क्षेत्र में कि मोदी जी को वोट दो, कमल के फूल को वोट दो। यानी कि अपने चेहरे पर और अपने कामों पर अगर काबीना मंत्रियों को भरोसा नहीं है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश जाकर ये 70-80 लोग करेंगे क्या? देखिए, कांग्रेस को मुझे लगता है कि अपनी स्थिति के बारे में विचार करना चाहिए। जिस प्रदेश में कांग्रेस की संख्या दहाई में भी आने की संभावना नहीं है, जहां की 400 से अधिक सीटें हैं, और वहां अगर कांग्रेस दहाई में भी आने की स्थिति में नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करे तो अपने बारे में विचार करना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हिम्मत नहीं कर पाई किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उत्तराखंड में भी सुनी जाती है और उत्तर प्रदेश में भी सुनी जाती है। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और कर्नाटक राज्य में बजरंग दल कार्यकर्ता की सामूहिक हत्या की आंच लालकुआं भी पहुंच गई है। लालकुआं में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान सभी हिंदू संगठनों का कहना था कि इस तरह की सामूहिक हत्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्यकर्ता अपराधियों को तत्काल फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो सभी हिंदू संगठन और हिंदू समाज देशव्यापी आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुषंगिक संगठन सभी एक संस्कारित संगठन हैं और लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को किसी भी मंच पर रखने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु मॉब लिंचिंग और किसी प्रकार की हत्या, अराजकता और इस प्रकार की विध्वंसकारी जो घटनाएं घटती हैं, विकृत मानसिकता के लोग इस घटनाओं को अंजाम देते हैं। हम इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए माननीय तहसीलदार महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन हम सभी संगठनों ने सौंपा है। कार्यकर्ता की हमारे हत्या हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं
और हम चाहते हैं सरकार से कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और आगे भी इस तरीके की कोई भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।